हेलो बच्चों, क्या हाल है। सो लास्ट वीडियोस जो 25 ईयर के जेई एडवांस के प्रॉब्लम्स का डिस्कशन हम लोगों ने किया था डिटेल में, हर पॉइंट। मुझे लगता है वो सारे वीडियोस आपने देख लिए होंगे, क्योंकि वो सब कॉन्सेप्चुअल कवरिंग एक तो कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, और दूसरा कहीं भी किसी तरह का लूप होल है तो उसको कवर करने की कोशिश है कि उससे कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्मूथ हो जाए। नाउ नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं रेडॉक्स पे, क्योंकि ये बहुत डिमांडिंग था, बच्चों ने काफी डिमांड की थी, तो मैंने कहा नेक्स्ट रेडॉक्स ही लेते हैं। तो अब रेडॉक्स में आपको ऑक्सीडेशन नंबर की कैलकुलेशन, रिएक्शन की बैलेंसिंग, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कैसे अप्लाई किया जाता है, प्लस कौन सा रिएक्टेंट किस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ये एक इंफॉर्मेटिव पार्ट है, थोड़ा सा इसका आइडिया होना चाहिए। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वगैरह का अगर आइडिया है इससे पहले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उसको हम लोग इंफॉर्मेशन की तरह ले लेंगे। देखो, 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन तो बिल्कुल बेसिक है ऑक्सीडेशन नंबर पे। अब इसमें क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि हमारे पास एक सैंपल है ऑक्साइड का, MX Y2O4। इसमें मेटल M जो है वो दो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर में प्रेजेंट है, और Y जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। तो हमको बताना है कि मेटल का कितना फ्रैक्शन +2 फॉर्म में प्रेजेंट है। सॉरी, वो दिया है +2 फॉर्म में कितना फ्रैक्शन प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो हमको एक्स का वैल्यू फाइंड करना। तो अगर नोटिस करें तो ऑक्साइड हो गया MX Y2O4। एक, अब हमें पता है सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है किसी कंपाउंड में। हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर का सम करते हैं तो ये 0 आता है। तो अगर मेटल M को हम ऐसे ही रखें, M, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा X × M, प्लस Y के लिए ऑक्सीडेशन नंबर हमें दिया है 3, तो Y × 3 प्लस का, और प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, तो 4 × सम ये हो गया 0। तो X × M, ये वैल्यू अपने पास आ गई 2 के बराबर। ठीक, इसका मतलब जो टोटल है हमारे पास X नंबर ऑफ मेटल आयन, इस पे चार्ज क्या है टोटल पे, +2। अब हमको दिया है कि भाई इसमें से जो +2 ऑक्सीडेशन नंबर है उसका फ्रैक्शन है 1/3। अच्छा देखो, टोटल तो +2 आ गया। अब नंबर ऑफ मेटल आयन जो है वो X है। X में से कुछ +2 वाले हैं, कुछ +3 वाले। तो +2 वाला फ्रैक्शन 1/3 है, तो +3 वाला फ्रैक्शन कितना होगा, 2/3। अच्छा, +2 वाला फ्रैक्शन अगर 1/3 है, +3 वाला फ्रैक्शन 2/3 है, तो ये बताओ कि टोटल अगर X है नंबर में, तो +2 वाले कितने होंगे, 1/3x, +3 वाले कितने होंगे, 2/3x। ठीक है ना, तो टोटल मेटल एटम ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इनके ऑक्सीडेशन नंबर का सम कितना आ रहा है, +2। तो जो 1/3x है, ठीक है ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +2 इसका आ रहा है, 2/3x, ये टोटल ऑक्सीडेशन नंबर +3 ले रहे हैं, तो इनका सम मिला के आना चाहिए ओवरऑल +2। ये इक्वेशन समझ में आई। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि +2 और +3 दोनों में प्रेजेंट है, तो इतने ऐसे एटम हैं जो +2 वाले हैं, तो इन पे टोटल चार्ज कितना आएगा, 2 × 1/3x। इतने ऐसे हैं जिन पे +3 चार्ज है ईच, तो टोटल चार्ज कितना होगा, 3 × 2/3x। और नेट सम कितना आ रहा था चार्ज का, +2, तो ये हमने इसके बराबर कर दिया। इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो लेफ्ट साइड आ रही 2/3x, राइट साइड आ रही है 6/3x, इक्वल टू 2।
तो ये 8/3x इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो x की वैल्यू जो आ रही है अपने पास, वो आ रही है 3/4। x की वैल्यू कितनी आ रही, 3/4, मतलब 0.75। एक ऑप्शन हमें नजर आ रहा है, डी ऑप्शन, ये 0.75 है। तो डी जो है दैट इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। क्लियर है पॉइंट? ओके, ये 2024 का था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। ये एक पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर आना है। अब इसमें हमको दिया है कि एक सैंपल है 5.6 ग्राम का जिसमें आयरन है, और इसको हम कोल्ड डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व करते हैं और टोटल 250 ml सॉल्यूशन बनता है इससे। अब 250 ml बनाया तो था, बट इसमें से 25 ml सॉल्यूशन निकाला और इसको टाइट्रेट कराया KMnO4 के साथ। तो 12.5 ml 0.03 मोलरिटी का KMnO4 रिक्वायर्ड हुआ, ठीक है ना, एंड पॉइंट तक जाने में। तो हमें नंबर ऑफ Fe+2 कितने हैं 250 ml में, एक तो ये पता लगाना है, और दूसरा अमाउंट ऑफ आयरन प्रेजेंट जो है उसका परसेंटेज पता लगाना है। क्योंकि ये जो सैंपल है वो पूरा प्योर नहीं है, तो कितना परसेंटेज में आयरन है वो हमें पता लगाना है, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं कि भाई जब Fe को डिसॉल्व करेंगे HCl में, तो बेसिकली होगा क्या, Fe HCl में डिसॉल्व होगा, डिसॉल्व होके बनाएगा फेरस क्लोराइड एंड H2 गैस रिलीज होगी। बैलेंस अगर कर ले रिएक्शन तो Fe+2HCl, ये रिएक्शन हो गई, ठीक। अब हमारा जो सॉल्यूशन हमने बनाया है, हमने जो 250 ml सॉल्यूशन बनाया है, इस 250 ml में क्या मिलेगा हमें, FeCl2 पड़ा हुआ है। अब इस 250 ml में से 25 ml निकाला हमने, और 25 ml अलग निकाला, और इसका टाइट्रेशन हमने किसके साथ कराया, इसका टाइट्रेशन हमने KMnO4 के साथ कराया। तो भाई KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Fe+2 को Fe+3 में ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा। रिड्यूस किस में होगा, Mn+2 में, ठीक। अब देखो यहाँ एक खास बात है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का अगर तुमको आइडिया है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि रिडक्शन पोटेंशियल MnO4 माइनस का जो है Mn+2 में कन्वर्जन के लिए, वो रिडक्शन पोटेंशियल Cl2 के रिडक्शन पोटेंशियल से ज्यादा होता है। इसका मतलब कभी एसिडिक मीडियम है और Cl आयन पड़े हुए हैं और KMnO4 तुम ऐड कर दो, तो KMnO4 रिड्यूस होगा और Cl माइनस को भी Cl2 में वो ऑक्सीडाइज करा देगा। बट एक ट्विस्ट, यहाँ पे क्वेश्चन में हमको ये लाइन दे रखी है एक, कि हमें ये अज्यूम करके चलना है कि KMnO4 केवल Fe+2 को ऑक्सीडाइज कराता है, इसलिए हम केवल Fe+2 में KMnO4 का यूज करेंगे। अब कितना KMnO4 लगा भाई, ये लगा 12.5 ml 0.03 मोलर, ठीक। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। अब एक काम कर लेते हैं कि हम ये मान ले रहे हैं कि Fe जो था सैंपल में, वो सैंपल में Fe के Z मोल थे, Fe के Z मोल थे सैंपल में, और Z मोल थे तो Fe+2 रिएक्ट FeCl2 कितना बनेगा रिएक्शन से, Z मोल बनना चाहिए। इसका मतलब FeCl2 सॉल्यूशन में कितना है, Z मोल, और ये फर्दर KMnO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है जब इसका 25 ml निकाल लो। तो 25 ml अगर निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम 250 ml है, तो क्या Z मोल जाएगा, Z मोल नहीं जाएगा बल्कि कम जाएगा। कितना जाएगा वो चेक कर लेते हैं।
इस रिएक्शन में हम क्या लिख सकते हैं? इस रिएक्शन में हम ये लिख सकते हैं कि इन दोनों के इक्विवेलेंट इक्वल होने चाहिए फॉर द रिएक्शन। तो हम लिख रहे हैं इक्वेशन इक्विवेलेंट ऑफ Fe+2 इन 25 ml, ये इक्वल होना चाहिए इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। अब Fe+2 के तो FeCl2 के Z मोल हमने माने थे, तो ये Z मोल 250 ml में थे, तो 25 ml में कितना हो जाएगा? Z इंटू 25/250, इतने मोल ये Fe+2 के 25 ml में मिलेंगे। और तुम नोटिस करो Fe+2 जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज हो रहा है? तो +2 से +3 चेंज हो रहा है। इसका मतलब n फैक्टर कितना है Fe+2 का? n फैक्टर Fe+2 का है 1। KMnO4 कहाँ से कहाँ जा रहा है? +7 से +2 जा रहा है, तो KMnO4 का n फैक्टर कितना है? 5। अब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा दें तो Fe+2 के इक्विवेलेंट इक्वल टू KMnO4 के। तो ये Fe+2 के मोल आ गए हैं 25 ml में, और मोल इंटू n फैक्टर आ गया इक्विवेलेंट। अब KMnO4 के लिए जब करें तो KMnO4 का वॉल्यूम हमको दिया है 12.5 ml और मोलरिटी 0.03। तो देखो मोलरिटी 0.03 इंटू n फैक्टर, ये होता है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, ये होता है मिली इक्विवेलेंट। अब हमने लेफ्ट साइड इक्विवेलेंट लिए हैं तो हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ गया इक्विवेलेंट। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया जाए इसको, ये हो गया 10, एक जीरो इधर से कट कर दिया हमने, तो Z की वैल्यू आ रही है अपने पास 12.5 इंटू 5 इंटू 0.03/100। तो ये आ जाएगी 12.5 इंटू 5 इंटू 0.03/100। ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है 0.01875, वैसे इतनी आ रही है। और अगर जिस फॉर्म में हमें दी है 10⁻⁻² वाली फॉर्म में, तो इसको लिख सकते हैं 1.875 इंटू 10⁻²। हमें आंसर जो देना है वो x इंटू 10⁻² वाली फॉर्म में देना है क्वेश्चन में। तो अगर x देखोगे तो 1.875 है। अच्छा, अब हमें केवल 2 डेसिमल प्लेस तक रिप्रेजेंट करना था, तो इसको हम 1.87 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जी ने जो दिया है, या 1.88 भी दे सकते हैं आंसर। दोनों आंसर जेई ने कंसीडर किए हैं। क्लियर है? तो ये हमारा एक पार्ट तो आ गया कि x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 1.87 या 1.88। अब ना पूछा आयरन कितना प्रेजेंट है, मतलब y% है, तो वो वैल्यू बतानी है। तो देखो जेड की वैल्यू हमारे पास आ गई है ना, जेड आ गई मतलब आयरन के मोल आ गए हैं सैंपल में। और सैंपल का कितना मास था? सैंपल का मास टोटल था 5.6 ग्राम। तो आयरन का परसेंटेज निकाल लेते हैं, परसेंटेज ऑफ Fe इन सैंपल। अब परसेंटेज ऑफ Fe इन सैंपल निकालना है, मतलब Fe का मास अपॉन सैंपल का मास इंटू 100। तो भाई Fe के मोल तो Z आए हैं ना, मोलर मास Fe का है 56, तो Z इंटू 56 ये Fe का मास हो गया, और सैंपल का मास हमको 5.6 दिया है, तो Fe का मास बाई सैंपल का मास इंटू 100। तो Fe के मोल है 1.875 इंटू 10⁻⁻²। ये हैं Fe के मोल, ठीक है, ये जो लिखे हैं, और इंटू 56 डिवाइडेड बाई सैंपल का मास 5.6 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये देखो कितना बन रहा है वैल्यू, 10⁻⁻², तो इससे क्या
ये आ रही है वैल्यू 18.75%। तो परसेंटेज ऑफ एफी सैंपल में अपना आ रहा है 18.75%। तो अगला आंसर ये हो गया 18.75%। ठीक है ना, वाई की वैल्यू ये आ गई। तो ये कॉम्प्रिहेंशन टाइप था, और बेसिक जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइट्रेशन पर, उसी तरह का था, बस हमें सिस्टमेटिकली चलना है इस पे। नाउ नेक्स्ट ये क्वेश्चन जेई 2020 में आया है। अब 20 में आया है तो इसमें बोल रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं KMnO4 और KI के बीच वीकली बेसिक मीडियम में। तो नंबर ऑफ मोल I2 के रिलीज फॉर 4 मोल ऑफ KMnO4 बताना है। तो भाई सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि अगर वीकली बेसिक मीडियम है तो KMnO4 एक्ट कैसे करेगा। तो देखो KMnO4 एक्ट कैसे करेगा, I माइनस तो जो है उसको तो ये ऑक्सीडाइज कर रहा है I2 में, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और खुद रिड्यूस होता है MnO2 में। वीकली बेसिक मीडियम में ये खुद किस में रिड्यूस होता है, MnO2 में। अब अगर ये रिएक्शन में बैलेंस हो जाए I2 और KMnO4 तो काम बन जाएगा। तो बैलेंस करने का तरीका है कि अगर देखें तो I जा रहा है I माइनस से जीरो में, I माइनस से जीरो, तो एक इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। KMnO4 जा रहा है +7 से +4 ऑक्सीडेशन नंबर में, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बराबर करते हैं, तो हम KI में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब दोनों रिएक्टेंट जो है उनमें इलेक्ट्रॉन इक्वल है। अगला स्टेप होता है प्रोडक्ट साइड उन एलिमेंट्स को बैलेंस करो पहले जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहे हैं। तो एक तो Mn है, तो Mn तो लेफ्ट साइड 1 है, तो राइट साइड भी 1 है, ओके। दूसरा I है, तो यहाँ लेफ्ट साइड 3I है, राइट साइड 2 ही है। तो एक काम करें कि अगर इसमें 3/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो I भी बैलेंस हो गया। पहला काम ये। फिर इसके बाद अगला स्टेप ये कि अदर एलिमेंट्स को ऑब्जर्वेशन से बैलेंस करो। अब अदर एलिमेंट्स को ऑब्जर्वेशन से अगर बैलेंस करें तो अदर एलिमेंट्स में अगर देखोगे तो तुमको दिख रहा है पोटेशियम और ऑक्सीजन, और पोटेशियम और ऑक्सीजन तो क्योंकि मीडियम बेसिक है तो बेसिक मीडियम में हमें OH चाहिए, तो हम KOH ऐड करके पोटेशियम को बैलेंस कर सकते हैं। तो कितने पोटेशियम है, 3 और 1 4, तो राइट साइड अगर हम 4KOH ऐड कर दें तो ये पोटेशियम बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, पोटेशियम बैलेंस हो गया तो उसके बाद अगला पार्ट है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करो। तो हाइड्रोजन राइट साइड 4 दिख रहे हैं, तो लेफ्ट साइड अगर 2H2O ऐड कर दिए जाएं तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो ये भी बैलेंस हो गया। अब चेक कर लो कि कंप्लीट बैलेंस है कि नहीं है इक्वेशन। देखो, एक Mn लेफ्ट में एक राइट में, 4 पोटेशियम लेफ्ट में 4 राइट में, I 3 लेफ्ट में 3 राइट में, हाइड्रोजन 4 लेफ्ट में और 4 राइट में, ऑक्सीजन 4 और +2 6 ऑक्सीजन लेफ्ट में 6 ऑक्सीजन राइट में। तो ये रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 फॉर 4 मोल ऑफ KMnO4। तो दिख रहा है 1 मोल KMnO4 के लिए 3/2 मोल I2 है। तो फॉर 4 मोल KMnO4 1 मोल के लिए 3/2 है, तो 4 मोल के लिए 3/2 इंटू 4, दैट इज 6 मोल I2 बनेगा 1 मोल के 4 मोल KMnO4 से। क्लियर है? तो दिस इज आंसर। अच्छा, ये तो मैंने बैलेंस करना सिखाया, एक चीज और भी कर सकते थे। हमें बैलेंस ना करें, ऐसे ही छोड़ दें इक्वेशन को,
लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा के भी चेक कर सकते थे। इसमें हम ऐसे लिखते, अल्टरनेट मेथड, ये मेथड वन हो गया बैलेंस करने वाला। एक अल्टरनेट कि हम लिखें इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ I2। अब हमें KMnO4 के मोल तो दिए 4 और n फैक्टर इसका कितना है 3, तो ये इक्विवेलेंट हो गए KMnO4 के। I2 के मोल निकालने हैं तो NI2, ये मोल I2 के मान लिए, और I2 का n फैक्टर कितना होगा 2, क्योंकि देखो -1 से 0 में जा रहा है ये, तो एक इलेक्ट्रॉन का चेंज, और एक I2 में 2 I है, तो 2I के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज, तो n फैक्टर इसका हो गया 2। तो यहां से भी चेक कर सकते हो कि I2 के मोल जो होंगे दैट इज 6। तो जैसे चाहो चेक करो। सेकेंड वाला मेथड वैसे ठीक है, बैलेंसिंग की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, सीधे सीधे कर सकते हो। पॉइंट क्लियर है? ओके। नाउ स्क्रीन पर एक अगला क्वेश्चन है, इसको समझते हैं क्या है क्वेश्चन। ये JEE 2020 का है, इंफॉर्मेशन है थोड़ी सी। इसमें बोलना है एसिडिफाइड सॉल्यूशन अगर पोटेशियम क्रोमेट का है, was layered with equal volume of amyl alcohol। एमाइल अल्कोहल क्या हो गया? 5 कार्बन का अल्कोहल, राइट। When it was shaken after addition of 1 ml 3% H2O2, a blue alcohol layer was obtained। A blue color is due to the formation of chromium compound, जिसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है 6। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड टू क्रोमियम थ्रू ओनली सिंगल बॉन्ड इन मॉलिक्यूल ऑफ X, ये पूछा जा रहा है। तो भाई यहां पर अगर नोटिस करोगे तो जैसे मान लो तुम्हारे पास सॉल्यूशन तुमने लिया, अब सॉल्यूशन ये है एसिडिफाइड क्रोमेट, ठीक है, एसिडिफाइड क्रोमेट का सॉल्यूशन है। अब जब ऊपर से तुम ऐड करोगे एमाइल अल्कोहल, तो बेसिकली ये मिक्स नहीं होता, ये ऊपर लेयर बना लेता है, मिक्स नहीं होता उसमें जाके लेयर बना लेता है। तो ये लेयर है एमाइल अल्कोहल की। अब अगर हम इसमें H2O2 ऐड कर दें तो H2O2 बेसिकली ये रिएक्ट करता है क्रोमेट सॉल्यूशन से, और क्रोमेट को कन्वर्ट कर देता है CrO5 में। जैसे रिएक्शन लिखते हैं K2CrO4 प्लस H2O2, ये इसको CrO5 में कन्वर्ट कर देता है, और ये जो CrO5 है इसका कलर होता है ब्लू, ये ब्लू कलर का है। अब ये ब्लू कलर का है तो ये बेसिकली एल्कोहल की जो लेयर बनी है, ये एल्कोहल की लेयर बेसिकली CrO5 को क्या करती है, स्टेबलाइज करती है। मतलब इसमें ये स्टेबलाइज होता है, और स्टेबलाइज होता है तो ये लेयर पे हमें ब्लू कलर नजर आता है, ठीक है ना। तो कंपाउंड है CrO5 का। अब ये थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव भी है क्वेश्चन, क्योंकि अगर जानकारी नहीं है तो करना फिर मुश्किल है। अब CrO5 का स्ट्रक्चर तो वेल नोन है, सबको पता ही है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर हम लोग बोलते हैं। और इस बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में हमसे पूछा है कि सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम जो क्रोमियम से हैं वो कितने हैं। तो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम 1 2 3 4, तो ये 4 ऑक्सीजन एटम है सिंगल बॉन्डेड।
तो आंसर इस क्वेश्चन का है 4। क्लियर है पॉइंट? इंफॉर्मेटिव भी है थोड़ा सा क्वेश्चन, तो इंफॉर्मेशन के बिना हम लोग इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकते अगर इन केस नहीं याद है तो। नाउ नेक्स्ट ये जेई एडवांस 2019 का है क्वेश्चन, और इसमें हमें पूछा है कि अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस इन ग्राम in the oxidation of 1 mole of rhombic sulfur by concentrate HNO3 with highest oxidation state of sulfur। अब भाई कंसंट्रेट HNO3 काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब यहाँ पर हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं कि रोम्बिक सल्फर है, तो ये एसेट में जब कंसंट्रेट HNO3 मिला रहे हैं तो इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन वाला कंपाउंड जो बनेगा ऑक्सीडाइज होके यहाँ क्या बनेगा, H2SO4। और हमें पता है, इंफॉर्मेशन यहाँ भी है कि कंसंट्रेट HNO3 ऑक्सीडाइज किसी को करेगा तो खुद रिड्यूस होता है NO2 में, तो ये खुद रिड्यूस होके देगा NO2। अब कितना वाटर बनना है वो हमें चेक करना है ना? तो मीन्स पहला काम कि इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, उसके बिना हमें आइडिया नहीं लगेगा। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0। रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट में +6, तो 0 से +6 कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन का। और एसेट में 8 सल्फर हैं, तो पर मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, 8 इंटू 6, 48 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ। बैलेंसिंग का ये बेसिक मेथड है। अब HNO3, इसमें नाइट्रोजन किस में है, +5 ऑक्सीडेशन नंबर में है, और प्रोडक्ट साइड +5 से ही जा रहा है +4 में, तो कितना चेंज हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ। तो पहला स्टेप होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्सचेंज हो रहे हैं उनको इक्वेट करना। तो एसेट में अगर 1 से और HNO3 में 48 से मल्टीप्लाई कर दें तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएगा कि नहीं। तो 48 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं HNO3 में, तो इलेक्ट्रॉन ये बैलेंस हो गया। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया तो प्रोडक्ट साइड पहले उन एलिमेंट्स को बैलेंस करना है जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहे थे। जैसे नाइट्रोजन इधर 48 है, तो राइट साइड भी 48 होना चाहिए, तो NO2 में भी 48 से मल्टीप्लाई कर दिया। सल्फर लेफ्ट साइड 8 है, तो राइट साइड भी 8 होना चाहिए, तो H2SO4 में भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, ताकि सल्फर बैलेंस हो जाए। इसके बाद अदर एलिमेंट्स को बैलेंस करना होता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हमें दिख रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा और कोई एलिमेंट है नहीं अब बैलेंस करने के लिए। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन किससे बैलेंस करते हैं, वाटर से। तो अब देखो, इधर 48 हाइड्रोजन है, इधर अगर देखो तो 16 हाइड्रोजन है और कहीं हाइड्रोजन नहीं है। तो 48 में से अगर 16 हाइड्रोजन हटा दें तो 32 बच रहा है। इसका मतलब हमें 32 हाइड्रोजन और बैलेंस करना है इधर। तो 32 हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हम राइट साइड 16H2O ऐड कर देते हैं, और 16H2O ऐड कर दें तो ये हाइड्रोजन बैलेंस। ऑब्जर्व करो तो ऑक्सीजन अपने आप ही बैलेंस दिखेगी। ठीक है। अब बात आती है कि 1 मोल रोम्बिक सल्फर कितने मोल वाटर प्रोड्यूस करेगा। तो भाई हमें दिख रहा है कि 1 मोल एसेट जो है, इससे हमें 16 मोल वाटर मिल रहा है, और 16 मोल वाटर का मतलब 16 इंटू मोलर मास 18, इतने ग्राम H2O मिल रहा है। तो कितना हो गया प्रोडक्ट, तो ये वैल्यू लगभग आ गई 288 आ रही वैल्यू। तो इसका मतलब 288 ग्राम H2O मिलेगा। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 288। सिंपल बैलेंसिंग पर क्वेश्चन था, लेकिन एक इंफॉर्मेशन भी है जो याद होनी चाहिए कि HNO3 कंसंट्रेटेड अगर ले रहे हो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये ऑक्सीडाइज दूसरे को तो करेगा, खुद रिड्यूस होके NO2 में जाता है। ये याद होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे फंस सकता है मामला। क्योंकि रेडॉक्स में क्या होता है कि कई सारी इनऑर्गेनिक की रिएक्शन
इंफॉर्मेशन की फॉर्म में अगर तुम्हें पता है तो कैलकुलेशन करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, अदरवाइज इंफॉर्मेशन के अभाव में मामला फंस सकता है, तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऑब्जर्व करें तो ये जेई एडवांस का है 2018 का, जेई एडवांस 2018 का। अब इसमें बोल रहे हैं कि MnCl2 है, वो हमको मेजर करना है, तो इसको हम डिसॉल्व करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में और कंप्लीटली KMnO4 में कन्वर्ट कर लेते हैं यूजिंग दिस रिएक्शन। मतलब इस रिएक्शन का यूज करते हुए MnO4 को पूरी तरीके से KMnO4 में बदल दिया जाता है, इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अब फ्यू ड्रॉप कंसंट्रेटेड HCl की ऐड की जाती है सॉल्यूशन में और थोड़ा सा गर्म किया जाता है और फर्दर ऑक्सैलिक एसिड इसमें ऐड करते हैं जब तक कि परमैंगनेट आयन का जो कलर है पर्पल वो डिसअपियर ना हो जाए। इसका मतलब रिएक्शन जब तक कंप्लीट इसकी नहीं हो गई तब तक हमने रिएक्शन कराया, ऐड किया ऑक्सैलिक एसिड। तो टोटल ऑक्सैलिक एसिड कितना ऐड हुआ? 225 ग्राम। तो MnCl2 मिलीग्राम में बताना है इनिशियल वैल्यू का। ठीक है भाई, तो अब जरा नोटिस करो क्वेश्चन में कि रिएक्शन हमें MnCl2 मेजरमेंट इसी का K2H2O8 और H2O के साथ ये रिएक्ट करके बना रहा है KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस HCl। चाहे तो बैलेंस कर सकते हैं बट रिक्वायरमेंट कुछ नहीं। अच्छा नोटिस करो, ऑब्जर्व करो कि सारा का सारा MnCl2 से कहाँ जा रहा है? प्रोडक्ट साइड KMnO4 के अंदर जा रहा है। सारा का सारा MnCl2 से KMnO4 में जा रहा है और कहीं नहीं जा रहा है। इसका मतलब Mn एटम इन दोनों के बीच कंजर्व है कि नहीं? तो अगर मान लो x मोल हमने MnCl2 लिया तो रिएक्ट करके KMnO4 कितना बनेगा इससे? x मोल KMnO4 बनेगा। और x मोल KMnO4 अगर बना तो सपोज कि KMnO4 हमारे पास है जो रिएक्शन में प्रोड्यूस हो गया x मोल, तो उसमें फ्यू ड्रॉप HCl मिलाने के बाद हल्का गर्म किया और ऑक्सैलिक एसिड ऐड कर रहे हैं। तो ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला H2C2O4। तो ऑक्सैलिक एसिड ऐड कर रहे हैं तो ये रिएक्शन चल रही है जब तक कि KMnO4 खत्म ना हो जाए। अच्छा क्या होगी रिएक्शन? ऑक्सैलिक एसिड को जो ऑक्सलेट आयन है उसको तो KMnO4 CO2 में ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा Mn+2 आयन में। यही तो रिएक्शन है, खुद रिड्यूस होगा Mn+2 आयन में। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि भाई जितने इक्विवेलेंट KMnO4 के सॉल्यूशन में है उतने इक्विवेलेंट तो ऑक्सैलिक एसिड के रिक्वायर होंगे। अच्छा ऑक्सैलिक एसिड में देखो कार्बन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और +3 से प्रोडक्ट में जा रहा है +4। तो एक कार्बन के लिए एक इलेक्ट्रॉन का चेंज है और पर मोल कंपाउंड 2 कार्बन है तो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज। तो ये 2 क्या हो गया इसका n फैक्टर। और KMnO4 देखो तो यहाँ KMnO4 में +7 ऑक्सीडेशन नंबर है Mn का और +7 है, प्रोडक्ट में कितना जा रहा है? +2। तो +7 से +2 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज और एक KMnO4 में एक ही Mn है। तो इसका मतलब n फैक्टर KMnO4 का कितना मिला? 5। अब दोनों के इक्विवेलेंट अगर हम इक्वेट कर रहे हैं तो KMnO4 के x मोल है तो इक्विवेलेंट KMnO4 के क्या होंगे? मोल इंटू n फैक्टर। इसी तरह इक्विवेलेंट ऑक्सैलिक एसिड के क्या होंगे? इसके मोल इंटू n फैक्टर। अब ऑक्सैलिक एसिड का जो अमाउंट है वो 225 ग्राम है, तो 225 डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास ऑक्सैलिक एसिड का देखो 90 है, तो मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इंटू n फैक्टर। तो ये आ गया हमारे पास।
तो यहाँ से x की वैल्यू चेक कर लें कितने मोल आ रहे हैं। तो ये आ जा रहा है 1। तो देखो x की वैल्यू आ रही है 1। इसका मतलब KMnO4 के मोल 1, और KMnO4 के जितने मोल हैं इतने ही मोल तो MnCl2 के भी हैं। तो दैट मीन्स सॉल्यूशन में MnCl2 कितना है, 1 मोल। तो MnCl2 अगर 1 मोल है तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्वांटिटी ऑफ MnCl2 इन मिलीग्राम। तो मिलीग्राम में तो देखो MnCl2 1 मोल है, और मोल इंटू अगर मोलर मास करें तो आ जाएगा मास। Mn55 होता है मोलर मास, तो इसका मोलर मास हो गया 126। तो ये मास आएगा ग्राम में। ठीक है, ये मास किस में आएगा, ग्राम में। और ग्राम में तो मिलीग्राम में अगर देखें तो मिलीग्राम में 126 इंटू 1000 आ जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंटिंग है। ये मिलीग्राम ना होके मिलीग्राम गड़बड़ है, ये होना चाहिए ग्राम। तो ग्राम में आंसर अपना 126 आ रहा है, क्योंकि मिलीग्राम में क्वांटिटी तो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, आंसर क्वेश्चन का दिया है 126 ग्राम। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लेना, मिलीग्राम नहीं है बल्कि यहाँ पे क्या है, ग्राम। क्वेश्चन का बेसिक समझ में आया? सिंपल है। पहले हमने Mn से यहाँ KMnO4 पता लगाया, KMnO4 के साथ ऑक्सैलिक एसिड की रिएक्शन कराई, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा के हमने पता लगा लिया कितना KMnO4 है। तो हमें MnCl2 का पता चल गया, और MnCl2 का पता चल गया तो मास की वैल्यू आ गई। ठीक है भाई। नो, अगला एक क्वेश्चन है, ये JEE 2016 में पूछा गया है, और JEE 2016 का क्वेश्चन है तो बोल रहे हैं कि न्यूट्रल या फेंटली एल्कलाइन सॉल्यूशन है। 8 मोल पर मैग्नेट आयन ऑक्सीडाइज कर रहे हैं थायोसल्फेट आयन को, और प्रोड्यूस कर रहे हैं x मोल ऑफ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड। तो मैग्नीट्यूड x का कितना है? ठीक है भाई, वो सब तो निकल आएगा, लेकिन थोड़ा यहाँ पे इंफॉर्मेशन ही यूज हो रही है कि तुमको ये तो आइडिया होना चाहिए कि जैसे परमैग्नेट आयन है MnO4-, तो ये न्यूट्रल या फेंटली अल्कलाइन मीडियम में जब किसी को ऑक्सीडाइज करते हैं तो खुद किस में कन्वर्ट होते हैं, खुद ये जाते हैं MnO2 में। और अगर कंपाउंड जिसको ये ऑक्सीडाइज कर रहे हैं वो थायोसल्फेट है, तो थायोसल्फेट को परमैग्नेट आयन सल्फेट में ऑक्सीडाइज करते हैं। ये यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, अदरवाइज फंसोगे। थायोसल्फेट सल्फेट में ऑक्सीडाइज होता है। और तुमको ये दिया है कि भाई 8 मोल पर मैग्नेट आयन है, और सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड जो एक्स बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो एक्स मोल बन रहा है। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि भाई दोनों के इक्विवेलेंट इक्वल होने चाहिए। इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सल्फेट। अब MnO4 फिर से चेक कर लो कि भाई +7 से तुम्हारा जा रहा है +4 में, तो +7 से +4 में मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज पर मोल। तो एन फैक्टर है इसका 3, तो मोल इंटू एन फैक्टर इसके इक्विवेलेंट आ गए। सल्फर चेक करें। सल्फर देखो तो H2O3 के अंदर सल्फर का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, और प्रोडक्ट साइड सल्फेट में कितना है, +6। तो 2 से 6 4 इलेक्ट्रॉन का चेंज। अब हम ध्यान देना कि एन फैक्टर सल्फेट का निकाल लें, और सल्फेट में एक ही सल्फर है, मतलब एन फैक्टर हुआ 4। अगर इसका एन फैक्टर निकालते
तो इसमें 2 सल्फर है, इसका एन फैक्टर 8 होता। ठीक है, तो सल्फेट का एन फैक्टर 4 है, इसके मोल हैं x, तो x इंटू 4। तो x की वैल्यू अगर देखें तो ये आ रही है 6 मोल। इसका मतलब सल्फेट जो बनेगा प्रोडक्ट ड्यूरिंग दिस ऑक्सीडेशन, वो बनेगा 6 मोल्स। पॉइंट क्लियर? नाउ अगला एक क्वेश्चन ये जेई 2014 का है। इसमें हमको एक रिएक्शन दी गई है और करेक्ट स्टेटमेंट बैलेंस इक्वेशन में बताने हैं। जैसे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट HSO4 का, कौन ऑक्सीडाइज रिड्यूस वगैरह वगैरह हो रहा है। ठीक है, पहला काम तो बैलेंस कर लेते हैं, फिर उसके बाद ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि कर। तो अगर बैलेंस करें तो देखो रिएक्शन है हमारे पास I माइनस ClO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, साथ में H2SO4 है। प्रोडक्ट इससे बन रहा है, ClO3 जा रहा है Cl माइनस में, और I माइनस जा रहा है I2 में, एंड HSO4 है। ये रिएक्शन है। तो सबसे पहले एन फैक्टर चेक करते हैं कितना कौन इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रहा है रिएक्टेंट साइड। तो रिएक्टेंट साइड अगर नोटिस करोगे तो I -1 से प्रोडक्ट में 0 में जा रहा है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चेंज है। ClO3 में देखो Cl +5 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है, प्रोडक्ट में -1 पे है, तो +5 से -1 कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज। और H2SO4 में सल्फर जो लेफ्ट साइड है वही ऑक्सीडेशन नंबर राइट साइड है, तो कोई चेंज नहीं हो रहा इसमें। अब पहला काम इलेक्ट्रॉन इक्वल करना, तो I माइनस में अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड बराबर हो गए। अब उन एलिमेंट्स को बैलेंस करना ऑब्जर्वेशन से जो ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहे हैं। लेफ्ट साइड 6 I है, तो राइट साइड भी 6 होने चाहिए, इसका मतलब I2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। लेफ्ट साइड 1 Cl है, राइट साइड भी 1 Cl है, ओके। अब अदर एलिमेंट बैलेंस करना हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा भाई सल्फर दिख रहा है, वो तो बराबर है। फिर अगला स्टेप, क्योंकि रिएक्शन आयनिक नेचर की है, तो चार्ज बैलेंस करना। तो चार्ज बैलेंस करना, तो वैसे तो हम एसिडिक मीडियम में H+ से चार्ज बैलेंस करते हैं, लेकिन एसिड ऑलरेडी पड़ा हुआ है H2SO4, तो अलग से H+ नहीं ऐड कर सकते, तो इन्हीं के थ्रू हमें चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखो लेफ्ट साइड 6 नेगेटिव चार्ज है, +1 नेगेटिव, कितना है 7 नेगेटिव चार्ज। राइट साइड 1 नेगेटिव इसका है, और प्लस इससे नेगेटिव आ रहा है, तो अगर हम इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 नेगेटिव चार्ज और आ जाएगा, तो टोटल 7 नेगेटिव चार्ज दोनों साइड बैलेंस हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि चार्ज बैलेंस करने के लिए HSO4 में 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारी इक्वेशन का चार्ज अब बैलेंस है। अब अगर 6 HSO4 है तो सल्फर बैलेंस करना पड़ेगा H2SO4 में भी, तो इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सल्फर बैलेंस है। तो चार्ज बैलेंस हो गया, सारे एलिमेंट्स बैलेंस हो गए एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो फाइनली अगर चेक करोगे तो इधर 12H है और इधर 6H है, तो अगर इधर 3H2O और ऐड कर दो तो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा, ऑक्सीजन अपने आप ही बैलेंस दिखेगा। तो इधर हमने 3H2O और जोड़ दिया, तो हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन ऑब्जर्व करो अपने आप ही बैलेंस दिखेगा। अब जरा चेक करते हैं कि क्या क्या पॉसिबल ऑप्शन करेक्ट है। पहला, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ HSO4 इज 6, तो भाई 6 आ रहा है, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। दूसरा, आयोडाइड इज ऑक्सीडाइज, तो भाई आई जो है वो -1 से 0 में जा रही है कि नहीं, तो ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज हो रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। सल्फर इज रिड्यूस्ड, तो भाई सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर में हमने ऑब्जर्व किया था किसी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ। H2O इज वन ऑफ द प्रोडक्ट, तो भाई प्रोडक्ट में H2O भी बना है, तो ये भी करेक्ट है।
तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में हो गया A B D। क्वेश्चन बेसिक है लेकिन अच्छा है। अच्छा इसलिए है कि अलग से हमें H प्लस वगैरह ऐड नहीं करने हैं, क्योंकि H2SO4 वैसे ही पड़ा हुआ है। तो जो हम चार्ज बैलेंस कर रहे हैं वो HSO4 की मदद से बैलेंस कर रहे हैं, तभी जाके चार्ज बैलेंस होगा और इक्वेशन बैलेंस हो पाएगी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2014 का है, लेकिन थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व है। अब इसमें पूछ रहा है कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है वो KiO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं, NH2OH के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो कैसा एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट वगैरह की तरह। तो देखो, अगर मान लो कि हम H2O2 का रिएक्शन KiO4 के साथ करा रहे हैं, तो इतना तो आइडिया थोड़ा थोड़ा लग सकता है कि KiO4 में आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो मैक्सिमम है, तो वहां से तो नीचे ही आएगा। तो KiO4 क्या होगा, रिड्यूस, और जो रिड्यूस होता है वो क्या काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। और H2O2 को क्या कर रहा है, ये ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो H2O2 अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये क्या काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का। रेडॉक्स रिएक्शन में जो कंपोनेंट रिड्यूस होता है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो H2O2 तो भाई O2 में ऑक्सीडाइज होगा, और KiO4 ये रिड्यूस हो जाता है KiO3 में। ठीक है, तो ये रिएक्शन लिखिए, और अगर इसको बैलेंस कर लें थोड़ा सा तो एक H2O ऐड कर दें। देखो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। ठीक है भाई, हो गई। तो मतलब ये KiO H2O2 कैसा काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है KiO4 के साथ। अब अगर इसकी रिएक्शन NH2OH के साथ कराते हैं, NH2OH के साथ, तो NH2OH में अगर देखोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका -1 है नाइट्रोजन का, तो इसकी इंक्रीज होने की टेंडेंसी रहती है। आइडिया लगा सकते हो जस्ट, बाकी है तो इन्फॉर्मेशन ही हुई। तो H2O2 बेसिकली क्या होता है, रिड्यूस होता है, NH2OH ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज होके ये HNO3 देगा, और ये रिड्यूस होके H2O देगा। तो अगर इक्वेशन को बैलेंस किया जाए तो ऑब्जर्वेशन से ही वैसे कर सकते हो यहाँ पे बैलेंस। इसमें अगर हम 4 लगा दें और इधर 3 लगा दें तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये कैसा काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का NH2OH को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो H2O2 पहले केस में रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरे केस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आंसर कैसा है, ए पार्ट। तो इन्फॉर्मेशन है ये बेसिकली, हल्का आइडिया लगा के तुम टिक कर सकते हो, बाकी एग्जैक्ट अगर नहीं पता है तो फंसोगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जेई 2012 का क्वेश्चन है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन। अब इसमें बोल रहे हैं हाउस होल्ड ब्लीच जो है वो मिक्स करते हैं KI के साथ और एसिटिक एसिड के साथ, और KI है तो आयोडीन लिबरेट होती है यहाँ से, और वो I2 हाइपो के साथ हम रिएक्ट कराते हैं एंड पॉइंट तक। तो पहले रफली एक रिएक्शन लिखा जाए। हाउस होल्ड ब्लीच जो है दिस इज NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड, इसको बोलते हैं हाउस होल्ड ब्लीच। क्लीनिंग के, डिसइंफेक्शन के, वाइटनिंग के काम आती है ये। इसमें जब हमने KI मिला दिया एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, तो ये I2 में ऑक्सीडाइज होगा, और यहाँ पे नोटिस करोगे कि Cl का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 है। Cl का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +1, और +1 से Cl -1 में आ जाता है। ठीक है, और ये जो I2 बना, इस I2 को फर्दर हाइपो के साथ रिएक्ट कराई जाती,
तो हाइपो कितना कंज्यूम हुआ? 48 ml, 0.25 नॉर्मल। तो ये तुम्हें पता ही है कि सोडियम आयोडाइड बन जाएगा और ये Na2S4O6। ठीक। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना कि I2 का एन फैक्टर इधर से भी सेम है और इधर से भी सेम है, इसलिए हम पूरे पर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा सकते हैं। तो हम सीधे लिखेंगे, क्योंकि भाई हमें मेजर किसको करना है, ब्लीच को। इसका मतलब यही लिमिटिंग होगा, और ये लिमिटिंग होगा तो ये कंप्लीट रिएक्ट करेगा। तो इक्विवेलेंट ऑफ NaOCl रिएक्टेड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Ki रिएक्टेड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ I2 प्रोड्यूस इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो रिएक्टेड विद I2। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOCl इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो। अब इसमें वॉल्यूम तो इसका 25 ml था, मोलरिटी पूछी है तो हमने एक्स मोलर मान लिया। अब एन फैक्टर इसका कितना दिख रहा है, देखो Cl इसके अंदर चेंज हो रहा है +1 से -1, तो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, तो एन फैक्टर इसका हुआ 2। तो मोलरिटी इंटू एन फैक्टर नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml मिली इक्विवेलेंट। ऐसे ही मिली इक्विवेलेंट हाइपो के, उसमें डायरेक्ट नॉर्मेलिटी दी है, तो 0.25 इंटू 48। तो चेक करते हैं कितना आ रहा है। तो x की वैल्यू 0.24 मोलर आ रही है। इसका मतलब हाउस होल्ड ब्लीच जो है उसकी मोलरिटी कितनी है, 0.24 मोलरिटी का सॉल्यूशन है। और 0.24 मोलरिटी किसी ऑप्शन में दिख रही है आपको, ऑप्शन सी में दिख रही है। तो डायरेक्टली हम इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर है इतना पॉइंट? रिएक्शन को बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर बैलेंस करना चाहो तो कोई समस्या नहीं है, बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस की कोई रिक्वायरमेंट फिलहाल तो नहीं है, फिर भी बैलेंस लॉ कर देते हैं मल्टीप्लाई करके। एन फैक्टर मेथड से बैलेंस करोगे, मैं तो ऐसे ही कर दे रहा हूँ। 2 की आई है तो उधर I2 से बैलेंस हो गया, और इधर बनेगा CH3C, दो CH3C भी होगा, तो 2 CH3C के और प्लस एक H2O। चेक करो, देखो बैलेंस है कि नहीं। सोडियम बैलेंस है, एसीटेट वाला पार्ट बैलेंस है, H बैलेंस है, K बैलेंस है, सब बैलेंस है। ठीक है, रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ, जब रिक्वायरमेंट हो तभी बैलेंस करो, अदरवाइज सीधे कोशिश करो कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा के शॉर्ट में क्वेश्चन निकाल के आगे बढ़ो। क्लियर? सो ये JEE 2012 का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, और इसमें हमें ऑर्डर में लिखना है कंपाउंड को, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। चेक कर लेते हैं, बहुत ही बेसिक है। अब जैसे HNO3 है, तो देख सकते हैं HNO3 में नाइट्रोजन कितना है, +5 ऑक्सीडेशन नंबर में। NO में नाइट्रोजन दिख रहा है +2 में है। NH4Cl, NH4Cl में चेक कर लो, -3 में है। एंड N2 में है 0। मतलब एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम किसी कंपाउंड के अंदर ओवरऑल जो चार्ज कंपाउंड पे है उसके बराबर होता है। इस रूल का हम यूज कर रहे हैं। तो हाईएस्ट अपने को मिला HNO3, फिर उसके बाद NO, उससे कम, फिर उसके बाद N2, और सबसे कम NH4Cl में। तो ये ऑर्डर है डिक्रीजिंग। अब ये हमें ऑप्शन बी में नजर आ रहा है, तो आंसर इस क्वेश्चन में हो जाएगा बी। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। नाउ अगला एक क्वेश्चन, ये 2011 में आया था। Br2 और सोडियम कार्बोनेट को हम मिला रहे हैं, एक्वा सॉल्यूशन बना रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं, तो बन रहा है इसमें सोडियम ब्रोमाइड एंड सोडियम ब्रोमेट। CO2 गैस निकल रही है। तो हमको बताना है कि सोडियम ब्रोमाइड मॉलिक्यूल कितने इन्वॉल्व है बैलेंस रिएक्शन में। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन है। अब इसमें अगर चेक करें तो भाई Br2 को हम सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करा रहे हैं और प्रोडक्ट बन रहा है एक तो NaBr प्लस NaBrO3 और प्लस CO2। ठीक। तो अगर ऑब्जर्व करें तो ऑक्सीडेशन नंबर Br2 में तो Br का है 0, NaBr के अंदर आ रहा है -1 और NaBrO3 में ये आ रहा है +5। कार्बन अगर देखोगे तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट साइड भी +4 है, राइट साइड भी +4 है। इसका मतलब जो रेडॉक्स चेंज हो रहा है वो केवल Br में हो रहा है। और तुम नोटिस करो कि Br2 रिड्यूस भी हो रहा है और ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है कि नहीं इसके लिए? Br2 का क्या हो रहा है? डिस्प्रपोर्शनेशन। अच्छा, अब यहाँ डिस्प्रपोर्शनेशन में रिएक्टेंट साइड से बैलेंस करना थोड़ा कठिन होता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अकेले Br2 ही एक्सचेंज कर रहा है। तो हम इसको प्रोडक्ट साइड से भी बैलेंस कर सकते हैं। देखते हैं प्रोडक्ट साइड से बैलेंस। जैसे Br2 का ऑक्सीडेशन नंबर NaBr में 0 से -1 जा रहा है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन का चेंज कर रहा है। NaBrO3 में अगर चेक करें तो Br2 0 से +5 जा रहा है, एक ही Br है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज कर रहा है। तो पहला काम होता है अपना इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना। तो अगर NaBr में 5 से और NaBrO3 में 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए। अब नेक्स्ट होता है अदर एलिमेंट। नेक्स्ट पार्ट है कि वो एलिमेंट बैलेंस करो जिसका कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। तो Br का ही केवल हो रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो Br बैलेंस करते हैं। इधर कितने Br हैं प्रोडक्ट साइड? 6। तो रिएक्टेंट साइड भी 6 होने चाहिए। इसका मतलब अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो Br बैलेंस हो गए। अब अदर एलिमेंट बैलेंस करने होते हैं। अब अदर एलिमेंट बैलेंस करें तो तुम जरा देखो, सोडियम 5 इधर है, 1 इधर है, 6 सोडियम है, तो लेफ्ट साइड भी 6 सोडियम बैलेंस होने चाहिए। अगर लेफ्ट साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखो 6 सोडियम बैलेंस हो गए। ठीक है। और आफ्टर दैट कार्बन हमें बैलेंस करना है, और कार्बन बैलेंस करना है तो 3 कार्बन है, तो प्रोडक्ट साइड 3 कार्बन कर दें तो ये कार्बन बैलेंस हो गए। राइट। अब फाइनली अगर तुम चेक करो तो हाइड्रोजन है नहीं, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की बैलेंसिंग है क्या, चेक कर लेते हैं। भाई 3 × 3 9 ऑक्सीजन है, तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 × 2 6, 9 ऑक्सीजन बैलेंस। तो ये अपनी जो रेडॉक्स रिएक्शन थी ये बैलेंस है। अब पूछ रहे हैं कितने ब्रोमाइड इन्वॉल्व हैं बैलेंस इक्वेशन में। ठीक है। अब कितने ब्रोमाइड इन्वॉल्व हैं बैलेंस इक्वेशन में, ये मतलब उतना अच्छा नहीं पूछा गया, क्योंकि हमें किसी के रिस्पेक्ट में बात करनी चाहिए, तभी हम एग्जैक्ट बता पाएंगे नंबर। तो जैसे अगर 1 मोल Br2 के रिस्पेक्ट में या 3 मोल Br2 के रिस्पेक्ट में, ऐसा देना चाहिए। अब नहीं दिया है तो फिलहाल हम रिएक्शन में कोफिशिएंट जो है वो मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू में रख रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आंसर दे दे रहे हैं। तो कितने Br इन्वॉल्व हैं? 5 NaBr इन्वॉल्व हैं बैलेंस रिएक्शन में। ठीक है भाई। तो आंसर इसका 5 है। जेई ने भी 5 दिया है, बट पूछते समय ये जरूर इंडिकेट होना चाहिए कि किसके रिस्पेक्ट में हम चेक करें, क्योंकि रिएक्शन में हम कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करते जाएंगे, बैलेंसिंग बदलती जाएगी। मतलब इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 10 आ जाएगा, 3 से कर लोगे तो 15 आ जाएगा, है ना। तो वो इंडिकेट नहीं है। तो ऐसे केसेस में जब भी ऐसी सिचुएशन दिखे तो रिएक्शन में कोफिशिएंट हमेशा मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू में रखने चाहिए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन जेई 2011 का है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अब इसमें बोलना है कि एक्वस परमैग्नेट आयन है, इसमें जो मेटल सेंटर है तो उसका अगर रिडक्शन हो रहा है
तो रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे। वैसे तो ये इंफॉर्मेशन है, हमें याद भी होती है कि अगर MnO4 माइनस है तो MnO4 माइनस अगर रिड्यूस हो रहा है और मीडियम है एसिडिक, तो एसिडिक मीडियम में ये Mn+2 में कन्वर्ट होता है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर है Mn का +7, +7 से +2 जा रहा है। इसका मतलब एसिडिक मीडियम में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करेगा, 5। इसी तरह अगर मान लो आ रहा है न्यूट्रल मीडियम, तो न्यूट्रल या माइल्ड बेसिक मीडियम, इसमें ये कन्वर्ट होता है MnO2 में, MnO2 में। और MnO2 में कन्वर्ट हुआ तो +7 से +4 में आ रहा है कि नहीं, और +7 से +4 में आ रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। और तीसरा, अगर स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम हो, तो स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में ये मैग्नेट आयन में कन्वर्ट होता है, MnO4-2। तो यहाँ पे मैग्नेट आयन में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है +6, तो ये +7 से +6 में आ रहा है 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज। स्ट्रॉन्ग जब भी बेसिक मीडियम होता है, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम होता है, तो हमेशा इंडिकेट कर दिया जाता है। अगर सिंपली लिखा है एल्कलाइन मीडियम तो उसको हम माइल्ड एल्कलाइन मीडियम की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो अब ऑप्शन चेक किया जाए। पहला बोलना है 3 इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल मीडियम, तो ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल मीडियम करेक्ट है। दूसरा बोलना है 5 इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल मीडियम, ये तो अपने आप ही गलत हो गया। तीसरा बोलना है 3 इलेक्ट्रॉन इन एल्कलाइन मीडियम। अब एल्कलाइन को बाय डिफॉल्ट हम माइल्ड एल्कलाइन ही ट्रीट करेंगे, कंसीडर करेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन के केस में हमेशा इंडिकेट होता है स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम। तो ये भी करेक्ट हो गया। और चौथा 5 इलेक्ट्रॉन इन एसिडिक मीडियम, तो हमें दिख रहा है कि 5 इलेक्ट्रॉन इन एसिडिक मीडियम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ACD। देखो ये JEE 2001 का क्वेश्चन है, काफी अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मतलब एक तरीके से इंपॉर्टेंट है जो भी कॉन्सेप्ट इसमें यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमको क्या दिया जा रहा है कि हमारे पास H2O2 का एक सॉल्यूशन है। अब H2O2 के सॉल्यूशन को हम न्यूट्रलाइज मतलब टाइट्रेट करा रहे हैं यूजिंग KMnO4। तो H2O2 जो है वो 20 ml सपोज X मोलरिटी का है, इसकी मोलरिटी निकालनी, और इसमें हम एसिडिक मीडियम में KMnO4 ऐड कर रहे हैं। अब KMnO4 ऐड कर रहे हैं तो 20 ml KMnO4 लग रहा है, मोलरिटी नहीं दी है तो हमने सपोज Y मोलर एज्यूम कर लिया। भाई एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होगी तो KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, H2O2 को O2 में ऑक्सीडाइज करेगा और खुद मैग्नीज आयन इसके आ जाएंगे रिड्यूस होके सॉल्यूशन में। अब फिर बोला जा रहा है कि सेकंड हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास MnSO4 का 10 ml सॉल्यूशन है, और इस 10 ml सॉल्यूशन को डीकलराइज कर रहा है सेम KMnO4 जो ऊपर लगा था, तो उतना ही KMnO4 यहाँ भी रिएक्शन में यूज हो रहा है। तो कितना यूज हो गया भाई, 20 ml Y मोलर, इतना KMnO4 यहाँ भी यूज हो गया। अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, डीकलराइज जब हो रहा है तो फाइनली ये कन्वर्ट हो रहा है ब्राउन प्रेसिपिटेट में, तो MnO2 का ब्राउन प्रेसिपिटेट हमें मिल रहा है। अब ये जो MnO2 मिला, इसको रिएक्शन के लिए फर्दर रिक्वायरमेंट है सोडियम ऑक्सलेट की। सोडियम ऑक्सलेट हो गया Na2C2O4, और सोडियम ऑक्सलेट के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो फाइनली 10 ml 0.2 मोलरिटी का ऑक्सलेट रिक्वायर होता है। अब MnO2 है,
ठीक है ना, तो ऑक्सलेट को तो ये CO2 में ऑक्सीडाइज कर देगा, और मीडियम एसिडिक है तो खुद Mn+2 में आ जाएगा। तो इतना प्रोसेस ये सारा चल रहा है इस रिएक्शन में। अब देखो यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है कि x की क्या वैल्यू है, H2O2 कितना है। तो अगर हम सेकेंड रिएक्शन को यूज करें, तो सेकेंड रिएक्शन देखना, KMnO4 ये बेसिकली रिएक्ट कर रहा है MnSO4 के साथ और बना रहा है MnO2, और MnO2 फर्दर ऑक्सलेट के साथ तो बना रहा है CO2 और Mn+2। अब यहाँ पे एक समस्या है कि MnO2 पहली रिएक्शन में भी यूज हो रहा है, पिछली वाली और अगली वाली में भी, और MnO2 का जो N फैक्टर है वो दोनों रिएक्शन से अलग अलग है। N फैक्टर जो इस रिएक्शन से है वो सेम नहीं है, अगर चेक करोगे जो अगली रिएक्शन में इसका N फैक्टर यूज हो रहा है। तो जब भी ऐसे सिचुएशन मिले तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लॉ ऑफ इक्विवेलेंस नहीं लगा सकते, इस चीज का ध्यान रखोगे। तो यहाँ पे हम कैसे लगा सकते हैं, यहाँ पे हम ब्रेक कर करके लगा सकते हैं। जैसे इतनी इक्वेशन पे अलग लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाओ, और फिर इस इक्वेशन पे अलग लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाओ। तो यहाँ पे हम ब्रेक कर करके लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा सकते हैं, एक साथ नहीं लगा सकते। ठीक, तो हम पहले ब्रेक करके ऐसे लगा रहे हैं, सेकेंड पार्ट जो रिएक्शन का है उसके अकॉर्डिंग, कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ MnO2 इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम ऑक्सलेट। अब सोडियम ऑक्सलेट जो है उसकी मोलरिटी हमें दी गई है कि 10 ml 0.2 मोलर है, और इसका एन फैक्टर नोटिस करो, ऑक्सलेट CO2 में जा रहा है तो एन फैक्टर है 2। तो हम लिख सकते हैं 0.2 इंटू 2, ये हो गई इसकी नॉर्मेलिटी, इंटू वॉल्यूम इन ml, ये आ गए मिली इक्विवेलेंट। अब ये मिली इक्विवेलेंट आ गए तो MnO2 जो है इसके मोल अगर Z है, इसके मिली मोल अगर Z है, ठीक है, तो मिली मोल इंटू एन फैक्टर इसके मिली इक्विवेलेंट आ जाएंगे। तो MnO2 का सेकेंड रिएक्शन में देखो कितना एन फैक्टर है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +4 से +2 चेंज हो रहा है, 2 का चेंज, और पर मोल एक ही Mn है, तो इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा 2। तो ये एन फैक्टर इसका आ गया 2, ठीक है, और 2 आ गया तो Z की वैल्यू अगर नोटिस करो तो ये 2 मिलीमोल आ रही है। तो यहाँ से हमारे पास मिलीमोल MnO2 के आ गए। अब जितने मिलीमोल MnO2 के आए उसका इक्विवेलेंट अगर देखें तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट रिएक्शन में इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट KMnO4 के इक्वल होने चाहिए मिली इक्विवेलेंट ऑफ MnO2 के। फर्स्ट रिएक्शन पे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा रहे हैं, तो फर्स्ट रिएक्शन पे अगर लगाएं तो हम बोल सकते हैं मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ MnO2। ठीक है भाई, अब नोटिस करो कि फर्स्ट रिएक्शन में KMnO4 तो Y था मोलरिटी, एन फैक्टर इसका इस रिएक्शन में कितना आ रहा है, KMnO4 में देखो Mn+7 है, +7 से आ रहा है +4, और +7 से +4 आ रहा है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज। तो मोलरिटी इंटू एन फैक्टर हो गया नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml हो गया मिली इक्विवेलेंट MnO2 के। MnO2 के मिलीमोल तो 2 आ गए, और मिलीमोल इंटू एन फैक्टर करें तो मिली इक्विवेलेंट आएगा। अब यहाँ नोटिस करो तो MnO2 का क्या हो रहा है, MnO2 में कॉम प्रोपोर्शनेशन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि एलिमेंट दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट से ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होके आ रहा है फाइनली कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो और कॉम प्रोपोर्शनेशन हो रहा है, तो एन फैक्टर कैसे निकालेंगे MnO2 का, N1 N2 अपॉन N1 + N2। ठीक है भाई,
अब N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2, तो देखो ये जो हो रहा है रिडक्शन +7 से +4, इसमें n फैक्टर MnO2 का आ रहा है 3। और इसी तरह ये जो हो रहा है ऑक्सीडेशन +2 से +4, इसमें n फैक्टर आ रहा है 2। तो हम लिख रहे हैं 3 × 2/3 + 2। ये टेक्निक है, बाकी बैलेंस करके ही निकाला जाता है ये रूल। तो ये n फैक्टर की वैल्यू आ गई। अब ये n फैक्टर की वैल्यू आ गई तो देखो 2 से ये हो गया 10, 3 से ये 3 गया, तो y की वैल्यू 2/50 आ रही है। ये मोलरिटी आ गई किसकी? ये मोलरिटी आ गई KMnO4 की। अब KMnO4 की मोलरिटी यहाँ से आ गई, तो सेम KMnO4 ही तो यूज हुआ था H2O2 के टाइट्रेशन में। तो यहाँ हम लिख सकते हैं मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। तो H2O2 की भाई मोलरिटी X है, n फैक्टर देखो 2, तो नॉर्मेलिटी हो गया, और वॉल्यूम इन ml तो मिली इक्विवेलेंट हो गया। KMnO4 की मोलरिटी Y है, Y की वैल्यू हम ला चुके हैं 2/50, तो 2/50, और एसिडिक मीडियम में इसका n फैक्टर है 5, तो मोलरिटी इंटू n फैक्टर नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml मिली इक्विवेलेंट। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू यहाँ से आ रही है 0.1 मोलर। दिस इज आंसर। इसका मतलब मोलरिटी जो आई H2O2 सॉल्यूशन की वो इतनी आई। इसमें बस ध्यान ये रखना कि ट्विस्ट कहाँ पे है। ट्विस्ट यहाँ पे है जो गड़बड़ हो सकता है कि क्योंकि MnO2 एक कॉमन कंपोनेंट है और दो अलग अलग रिएक्शन में इसके n फैक्टर अलग अलग है, तो डायरेक्ट हम ये नहीं कर सकते कि यहाँ मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 को मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम ऑक्सलेट के बराबर कर दें, तुरंत ही गलत हो जाएगा मामला। अब अगर इन इक्वेशंस को बैलेंस कर लें तो बैलेंस करना तो वैसे बहुत आसान है। पहला रिएक्शन तो हो रहा है कि H2O2 रिएक्ट कर रहा है KMnO4 के साथ, ठीक है, और साथ में H2SO4 भी पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एसिडिक मीडियम है, Mn+7 से +2 जाता है तो बनाएगा MnSO4, ठीक है, और H2O2 को ऑक्सीडाइज ये करेगा O2 में। तो ये रिएक्शन के प्रोडक्ट है। अब H2O2 में देखो तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का -1 है जो प्रोडक्ट में जा रहा है 0 में, तो ये -1 से 0। अब -1 से 0 एक इलेक्ट्रॉन का चेंज, H2O2 में 2 ऑक्सीजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज। KMnO4 में मामला +7 से +2 जा रहा है प्रोडक्ट साइड, तो 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज। तो हम पहले इक्वेशन बैलेंस कर रहे हैं, तो अगर H2O2 में 5 से और KMnO4 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कंपोनेंट तो बैलेंस हो जाएंगे। अब प्रोडक्ट साइड पहले उनको ही बैलेंस करना है जो ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहे हैं। तो भाई लेफ्ट साइड 2Mn है, तो राइट साइड भी हमें 2Mn लिखने चाहिए, और O2 जो है वो ऑक्सीडाइज होके आया है, तो लेफ्ट साइड ऐसे ऑक्सीजन है 10, ये वाला ऑक्सीजन है जो ऑक्सीडाइज होके गया है, तो लेफ्ट साइड ही ऑक्सीजन है 10, तो राइट साइड भी 10 ही होने चाहिए, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो। अब हमें अदर एलिमेंट्स बैलेंस करने होते हैं। अदर एलिमेंट में जैसे तुम देखो पोटेशियम, तो 2 पोटेशियम है, ये बेसिकली सल्फेट के साथ दिखेंगे तुम्हें K2SO4, ठीक है, और कोई एलिमेंट, और सल्फेट बचा। अब सल्फेट बचा तो सल्फेट चेक करो, एक सल्फेट इधर, 2 सल्फेट इधर, 3 सल्फेट है, तो H2SO4 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो सल्फेट बैलेंस हो जाएगा।
H2SO4 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो सल्फेट बैलेंस हो जाएगा। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन फाइनली, तो देखो हाइड्रोजन कितने, लेफ्ट साइड 6 हाइड्रोजन ये हैं और 10 ये हैं, मतलब 16 हाइड्रोजन है। तो राइट साइड अगर हम 8H2O ऐड करें तो ये 16 हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन ऑब्जर्व करो अपने आप ही बैलेंस होगी, जैसे 3 सल्फेट तो 3 सल्फेट से बैलेंस है। अब बाकी ऑक्सीजन चेक करो, 10 ऑक्सीजन ये बैलेंस है और 8 ऑक्सीजन देखो ये बैलेंस है। तो ये कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन हो गई H2O2 की। अब फर्दर क्या कर रहे हैं कि सेम KMnO4 जो है ये रिएक्ट कर रहा है MnSO4 से, ठीक है। सेम KMnO4 रिएक्ट कर रहा है MnSO4 से न्यूट्रल मीडियम में और डार्क ब्राउन MnO2 बनाता है। तो भाई कुल मिला के कॉम प्रोपोर्शनेशन है ये रिएक्शन। इसको भी हमें बैलेंस करके लिखना है, फिर कैलकुलेशन करते रहेंगे। तो यहाँ MnO4 जो है इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर देखो +7, MnSO4 में +2 और प्रोडक्ट साइड +4। तो +7 से +4 जो जा रहा है ये 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज कर रहा है और MnSO4 में +2 से +4 जा रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज कर रहा है। तो पहले इन्हें आपस में बैलेंस किया जाए, और इन्हें आपस में बैलेंस किया जाए तो इसमें KMnO4 में 2 से और MnSO4 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बैलेंस हो गए। अब प्रोडक्ट साइड पहले Mn को बैलेंस करेंगे, कितने हैं 3 + 2 5, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बैलेंस हो गया। नेक्स्ट अदर एलिमेंट कोई है तो उसको बैलेंस करेंगे। तो अदर एलिमेंट में अगर देखो तो सल्फेट है, तो सल्फेट है तो यहाँ पे हम सल्फेट बना सकते हैं K2SO4, तो ये सल्फेट बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, अभी सल्फेट एक बैलेंस हुआ, पोटेशियम बैलेंस हो गया है, बाकी सल्फेट अभी बैलेंस करना है। सो K बैलेंस हो गया K2SO4 ऐड करके। अब एक सल्फेट तो बैलेंस हुआ, दो और बचे हैं, तो 2H2SO4 ऐसे लिख लेते हैं। तो देखो सल्फेट बैलेंस हो गया। फाइनली हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन हमें राइट साइड दिख रहा है 4, तो लेफ्ट साइड अगर हम 2H2O ऐड कर दें तो ये हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। ऑक्सीजन बैलेंसिंग चेक कर लो भाई, देखो 3 सल्फेट इधर है तो 3 सल्फेट के ऑक्सीजन बैलेंस है। MnO2 देखो 10 ऑक्सीजन है, तो 10 तो 8 इधर हो गए +2 इधर हो गए 10 ऑक्सीजन। तो ये कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन है KMnO4 और MnSO4 की। इसके बाद जो MnO2 बना, अभी तो हम इक्वेशन बैलेंस कर रहे हैं, इसके बाद MnO2 जो बना उसको हम सोडियम ऑक्सलेट के साथ रिएक्ट कराते हैं H2SO4 में। अब सोडियम ऑक्सलेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो Na2C2O4 हो गया, तो ये फाइनली कन्वर्ट होगा, एसिडिक है मीडियम Mn+2 में, और ऑक्सलेट को CO2 में ऑक्सीडाइज करेगा, तो +H2SO4। अब यहाँ पे चेक करो MnO2 कहाँ से कहाँ जा रहा है, +4 से +2 में, तो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ। ऑक्सलेट +3 से +4 में जा रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज, लेकिन ऑक्सलेट में 2 कार्बन है तो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड तो बैलेंस है, तो राइट साइड पहले इन दो एलिमेंट्स को बैलेंस करें, Mn को और कार्बन को। तो लेफ्ट साइड 2 कार्बन है तो राइट साइड भी 2 कार्बन होने चाहिए। अब ये जो Mn+2 बनेगा ये बेसिकली सल्फेट के साथ MnSO4 फॉर्म में रहता है, और MnSO4 की फॉर्म में रहता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं MnSO4, ठीक है। अब फाइनली हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन देखें,
हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो अगर तुम चेक करो तो इधर 4 ऑक्सीजन है, वो इन 4 से बैलेंस है। इधर ये 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। और इधर अगर देखो, ये सल्फेट का सल्फेट के साथ बैलेंस है, मतलब सल्फेट का ऑक्सीजन सल्फेट के साथ बैलेंस है। ये ऑक्सीजन इसके साथ बैलेंस है। अब इसका ऑक्सीजन बचा है। अब इसका ऑक्सीजन अगर बचा है तो इसको एक काम करते हैं, प्रोडक्ट साइड हम इस ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं यूजिंग H2O। तो अगर 2 ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं तो 2 H2O हमने इधर ऐड कर दिए। अब 2 H2O ऐड कर दिए तो 2 ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। इधर अभी 2 ही हाइड्रोजन है, तो इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन बैलेंस। अब एक सल्फेट और सोडियम को बैलेंस करना है, तो राइट साइड हम Na2SO4 ऐड कर दें तो सल्फेट और सोडियम बैलेंस हो गए। तो भाई इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट हम बैलेंस कर पाएंगे। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए उसके कंपोनेंट्स देख लो क्या क्या है। पहला स्टेप होता है इलेक्ट्रॉन बैलेंस का। दूसरा स्टेप होता है उन एलिमेंट्स को बैलेंस करना जो ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहे हैं। इसके बाद अदर एलिमेंट ऑब्जर्वेशन बेस बैलेंसिंग करते हैं। फिर अगर आयनिक रिएक्शन है तो चार्ज बैलेंस करोगे और लास्ट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करोगे। अब मेन आते हैं क्वेश्चन पे। ये तो ठीक है, बैलेंसिंग भी एक पार्ट है क्वेश्चन का जो हमसे पूछा था, राइट बैलेंस इक्वेशन। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी 2001 का है, जेई का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब इसमें हमें एक्वा सॉल्यूशन दिया है 6.3 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट। भाई ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट का मतलब H2C2O4.2H2, ये दिया हुआ। और ये दिया हुआ है 6.3 ग्राम। ठीक है भाई। अब इसमें क्या करते हैं कि हम वाटर मिलाते हैं और इसका वॉल्यूम बना लेते हैं 250 ml। H2O में डिसॉल्व करते हैं ताकि वॉल्यूम इसका कितना हो जाए, 250 ml। अब फर्दर ये बोल रहे हैं कि 0.1 नॉर्मेलिटी का NaOH रिक्वायर होता है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, जब 10 ml सॉल्यूशन इसका न्यूट्रलाइज करते हैं। तो अगर भाई इसमें से 10 ml निकाल लें और 10 ml की रिएक्शन कराई जाए NaOH से, तो NaOH रिक्वायर होगा 0.1 नॉर्मेलिटी का। वॉल्यूम हमने मान लिया VmL रिक्वायर है, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पे रिएक्शन देखो, न्यूट्रलाइजेशन है। रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अच्छा, अब एक काम करते हैं कि 6.3 ग्राम है तो पहले हम मोल निकाल लेते हैं कितने मोल ऑक्सैलिक एसिड के हैं। तो मोल हो गया मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास अगर देखो तो 90 तो H2C2O4 का, और 2 वाटर है तो 36, तो ये 126 ये हो गया मोल। और ये अगर मोल हैं तो इंटू 1000 कर दें तो ये मिलीमोल आ जाएगा। तो मिलीमोल इतने आ रहे हैं, तो अगर यहाँ से देखो तो ये आ जाएगा 20। तो 50 मिलीमोल हमें मिल रहे हैं, मतलब ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट हमारे पास कितना है, 50 मिलीमोल। अब तुम ऐसे देखो कि इसकी रिएक्शन NaOH से हो रही है, तो इसके मिली इक्विवेलेंट जो होंगे इन 10 ml, उतने ही मिली इक्विवेलेंट होने चाहिए NaOH के भी। तो अभी जो ये मिलीमोल है वो 250 ml में है, तो 10 ml में कितने आएंगे मिलीमोल, 10 अपॉन 250 इंटू 50। अब इतने मिलीमोल आएंगे 10 ml में ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट के। और इसका एन फैक्टर कितना होगा,
मेरे को इसके पास पर मोल 2 ही तो एसिडिक हाइड्रोजन है, रिएक्शन एसिड बेस है, तो एन फैक्टर इसका कितना होगा 2। तो मिलीमोल इंटू एन फैक्टर ये आ गया मिली इक्विवेलेंट। इतना ही मिली इक्विवेलेंट NaOH का होना चाहिए। NaOH की नॉर्मेलिटी n है, वॉल्यूम ml में v है, तो ये इसके मिली इक्विवेलेंट आ गए। तो अगर देखें तो ये हो गया 5 2। तो वॉल्यूम जो आ रहा है NaOH का, ये वॉल्यूम आ रहा है 40 ml। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। दिस वॉल्यूम इज 40 ml। तो हमें एक ऑप्शन दिख रहा है 40 ml वाला, तो दैट इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है भाई पॉइंट? अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह की चीज ध्यान रखना कि अगर पूरे सॉल्यूशन से कुछ वॉल्यूम निकालेंगे तो उस वॉल्यूम में मोल भी उस वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग ही जाएंगे, है ना। नौ अगला ये क्वेश्चन जेई 2000 का है। साइज इस क्वेश्चन का देखोगे तो काफी बड़ा है। पहले इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते थे, अभी भी रिसेंटली कॉम्प्रिहेंशन बना के ऐसा पूछ ही दिया गया है क्वेश्चन। अब यहाँ 3 ग्राम सैंपल है जिसमें Fe3O4, Fe2O3 और इनर्ट इम्प्योरिटी है। फिर बोल रहे हैं इसको एक्सेस ऑफ Ki के साथ ट्रीट करते हैं तो सारा आयरन Fe+2 में बदल जाता है। तो देखो हमारे पास ये बोल रहे हैं कि एक तो है Fe3O4, Fe2O3 और प्लस कुछ इनर्ट इम्प्योरिटी। इनका टोटल वेट मिला के है 3 ग्राम। इसको जब हम Ki के साथ ट्रीट करते हैं तो भाई सारा का सारा जो Fe है वो Fe+2 में आ जाएगा रिड्यूस होके और I-I2 में चला जाएगा। ठीक है, अब जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है इसको हमने डाइल्यूट करके इसका वॉल्यूम बना लिया कितना, 100 ml। अब 100 ml में से 20 ml डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का अलग निकाला और 20 ml अलग निकाला, तो इसको रिक्वायर है इस 20 ml को सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 कितना रिक्वायर है, 11 ml 0.5 मोलरिटी का। तो तुम्हें पता है कि सोडियम थायोसल्फेट तो जाता है टेट्राथायोसल्फेट में और I2 को ये I- में रिड्यूस कर देगा। ठीक है, ये काम हुआ। फिर बोलना है 50 ml ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, मतलब इस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का 50 ml और निकाला और इस 50 ml से आयोडीन हटा दी, पूरी एक्सट्रैक्ट कर दी, I2 हटा दिया। तो इस 50 ml के अंदर क्या मिल रहा होगा, केवल Fe+2। और Fe+2 केवल मिल रहा है तो इसको KMnO4 के साथ रिएक्शन कराया तो KMnO4 0.25 मोलरिटी का 12.8 ml कंज्यूम हुआ। तो तुम्हें पता है KMnO4 तो जाएगा Mn+2 में रिड्यूस होके और Fe+2 को Fe+3 में ऑक्सीडाइज करेगा। तो इतनी इंफॉर्मेशन है और यहाँ से हमें परसेंटेज Fe2O3 Fe3O4 का ओरिजिनल सैंपल में बताना है कि भाई कितना परसेंट होगा। ठीक है, कुछ नहीं दिया तो भाई मास परसेंट बताते हैं बाय डिफॉल्ट। तो एक काम करते हैं सिंपल करने के लिए कि हमने क्या किया, मान लिया कि सैंपल में अ, सारा वॉल्यूम ml में चल रहा है, सैंपल में x मिलीमोल Fe3O4 के हैं और y मिलीमोल Fe2O3 के हैं। हमने ये एज्यूम कर लिया कि x मिलीमोल Fe3O4 के हैं और y मिलीमोल Fe2O3 के। अच्छा ये बताओ कि एक Fe3O4 में 3 Fe हैं कि नहीं, तो अगर x मिलीमोल Fe3O4 के होंगे तो इसमें 3x Fe होंगे।
और इसी तरह y मिलीमोल Fe2O3 के होंगे तो इसमें 2y मिलीमोल होंगे। तो प्रोडक्ट जब मिलेगा तो उसमें Fe+2 टोटल कितना मिलेगा? एक तो जो रिड्यूस होके आया है प्लस जो पहले से पड़ा था। तो टोटल Fe यहाँ मिलेगा Fe+2 की फॉर्म में कितना? 3x प्लस 2y। इसका मतलब Fe+2 के मिलीमोल कितने हुए? 3x प्लस 2y हुए मिलीमोल इसके, और प्लस I2। अब इसके अंदर अगर Fe3O4 का देखोगे स्ट्रक्चर तो तुमको ये पता है ये बेसिकली Fe2O3 डॉट FeO होता है। इसका मतलब 3 में से 2 Fe तो +3 वाली फॉर्म में है और एक Fe+2 वाली फॉर्म में। अब फर्दर ये बोला जा रहा है कि जो I2 बना उसके टाइट्रेशन के लिए हाइपो रिक्वायर हुआ, और हाइपो कितना रिक्वायर हुआ? इतना। तो हम हाइपो के मिलिक्युलेंट I2 के बराबर कर सकते हैं जो 20 ml में है। ठीक है, चलो ये करते हैं। और एक इक्वेशन यहाँ से बना सकते हैं कि सारा Fe+2 जो है 50 ml के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे और उसको बराबर कर देंगे KMnO4 के मिलिक्युलेंट। ठीक है भाई, तो एक चीज यहाँ पे चेक कर लो जस्ट कि कितना Fe+2 है और कितना Fe+3 है, क्योंकि रिड्यूस तो Fe+3 ही हो रहा है। तो उसमें Fe+3 के 2x प्लस 2y इतने मिलीमोल हैं, ये Fe+3 के हैं, एंड Fe+2 के x मिलीमोल। ये क्लियर है? क्योंकि आयोडीन के साथ कौन रिड्यूस होगा Ki के साथ? Fe+3, तो वही केवल रिएक्शन करेगा। तो अब हम एक इक्वेशन ऐसे बना रहे हैं कि पहले तो हम मिलिक्युलेंट I2 के निकालते हैं हाइपो के बराबर करके 20 ml में, फिर उसको 100 ml के करस्पॉन्डिंग चेक करते हैं और वो I2 के मिलिक्युलेंट इस वाले Fe+3 के बराबर करेंगे, तो एक इक्वेशन बनेगी। दूसरा जो टोटल Fe+2 यहाँ पे है 50 ml में पता लगाएंगे, उसके मिलिक्युलेंट इसके बराबर करेंगे, तो ये दूसरी इक्वेशन बनेगी। तो दो इक्वेशन, दो अननोन एक्स वाई सॉल्व होके हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले हम कर रहे हैं काम इन 20 ml, 20 था ना भाई? हाँ, इन 20 ml मिली इक्विवेलेंट ऑफ I2 इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो। तो ये आ जाएगा, हाइपो हमको दिया जा रहा है 0.5 मोलर 11 ml, तो इसका एन फैक्टर 1 ही है। तो मोलरिटी इंटू एन फैक्टर नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml मिली इक्विवेलेंट। तो ये मिली इक्विवेलेंट आ गया 5.5। अब ये आया है लेकिन 20 ml में, तो इन 100 ml मिली इक्विवेलेंट ऑफ I2 हम कितने लिख पाएंगे? 100/20 इंटू 5.5 लिख पाएंगे कि नहीं? तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू 5.5। तो ये मिली इक्विवेलेंट आ गए I2 के, और 100 ml में ये जितने I2 के मिली इक्विवेलेंट है उतने ही तो मिली इक्विवेलेंट Fe+3 के होंगे। अब Fe+3 के देखो मिलीमोल हम यहाँ चेक कर चुके हैं कि Fe+3 के मिलीमोल कितने हैं? 2x प्लस 2y, और n फैक्टर इसका 1 होगा क्योंकि Fe+3 Fe+2 में जा रहा है। तो इसको हम 2x प्लस 2y इंटू 1 के बराबर लिख पाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई कि x प्लस वाई कितना है। तो x प्लस वाई है 5.5 इंटू 5/2। तो ये आ जाएगा हमारा
13.75। तो देखो एक इक्वेशन बनी, अननोन दो है, दूसरी इक्वेशन और बनानी। तो दूसरी इक्वेशन हम यहां से बनाएंगे, अभी डिस्कस किया था कि टोटल Fe+2 इतना है। अब टोटल Fe+2 अगर इतना है तो ये 100 ml में है, तो 50 ml में जितने Fe+2 के मिली इक्विवेलेंट होंगे वो KMnO4 के बराबर होंगे। तो नेक्स्ट है, इन 50 ml मिली इक्विवेलेंट ऑफ Fe+2 इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। तो मिली इक्विवेलेंट Fe+2 के कितने होंगे? 3x + 2y × 1। ये तो होंगे किसमें? 100 ml में। 50 ml में इतने होंगे, इसका हाफ। और इतने ही मिली इक्विवेलेंट KMnO4 के बराबर होने चाहिए। तो KMnO4 की मोलरिटी 0.25 दी है। एन फैक्टर की वैल्यू एसिडिक मीडियम में 5 होती है। तो मोलरिटी इंटू एन फैक्टर नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, ये आ गया मिली इक्विवेलेंट। ठीक है भाई। तो यहां से अगर देखें तो हमारे पास 3x + 2y की वैल्यू दिख जाएगी 12.8 × 2.5। ये 32 के बराबर आ रही है, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 2 को अगर सॉल्व करें तो फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और सेकंड से सब्सट्रैक्ट कर लें। तो यहां से x की वैल्यू आ रही है अपने पास 4.5 मिलीमोल, और x अगर 4.5 है तो y की वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, 9.25 मिलीमोल। तो xy की वैल्यू आ गई। ठीक है। अब x क्या था? Fe3O4 और y था Fe2O3। तो अगर हमें x आ गया मतलब Fe3O4 आ गया, y आ गया मतलब Fe2O3 आ गया, और ये आ रहा है मिलीमोल 4.5 एंड 9.25। सही है। बड़ा क्वेश्चन है भाई। परसेंटेज Fe3O4 का भाई, मिलीमोल है 4.5 इंटू इसका मोलर मास मल्टीप्लाई कर दें। Fe होता है 56 और ऑक्सीजन 16, तो ये 232 आ रहा है इसका मोलर मास, डिवाइडेड बाय टोटल मास सैंपल का 3। एक चीज और कि ऊपर हमने क्या किया, मिलीमोल इंटू मोलर मास आया मिलीग्राम। ठीक है। नीचे है ग्राम, तो नीचे भी मिलीग्राम में ही रखना पड़ेगा, और इंटू 100, तो ये हमें परसेंटेज मिलेगा। तो ये परसेंटेज चेक करते हैं कितना है। तो ये परसेंटेज आ रहा है 34.8। बड़ी मेहनत के बाद आ रहा है भाई। इसी तरह परसेंटेज Fe2O3 का, इसके मिलीमोल है 9.25, तो 9.25 को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर ले, तो इसका मोलर मास 160 है, डिवाइडेड बाई, ये मिलीग्राम में ऊपर तो नीचे भी मिलीग्राम, इंटू 100। तो ये वैल्यू
ये 9.25, एक मिनट। तो ये आ रही वैल्यू 49.33%। ठीक है, तो इस तरीके से हमने परसेंट कैलकुलेट किया सैंपल में। Fe3 मतलब Fe3O4, Fe2O3 एंड इम्प्योरिटी थी। क्वेश्चन की एक बार मैं समरी दे देता हूँ। बड़ा क्वेश्चन है तो बेटर रहेगा इस तरीके से फ्लो डायग्राम बनाओ ताकि तुम्हें हर चीज ऑब्जर्व हो। हमारे पास एक सैंपल था जिसमें Fe2O3, Fe3O4 एंड इनर्ट इम्प्योरिटी थी। टोटल मास इसका था 3 ग्राम। इसमें हमने क्या किया कि आई के साथ इसको हमने ऑक्सीडाइज कराया, तो आई माइनस तो I2 में रिड्यूस हो गया और सारा Fe+3 जो था वो Fe+2 में आ गया। अब इस Fe+2 में जो कन्वर्ट होके आया है Fe वो है, और प्लस जो पहले से Fe+2 पड़ा था वो है। इसको डाइल्यूट करके टोटल वॉल्यूम 100 ml बना लिया। 100 ml में से 20 ml निकाला और उसको हाइपो के साथ रिएक्शन कराया, तो इतना हाइपो रिक्वायर हुआ। और इसी का 50 ml निकाला, I2 एक्सट्रैक्ट किया और उसको KMnO4 के साथ रिएक्शन कराया, और KMnO4 के साथ रिएक्शन कराया तो ये फाइनली इतना KMnO4 रिक्वायर हुआ। तो हमने क्या किया, हमने पहले x मिलीमोल Fe3O4 के, y मिलीमोल Fe2O3 के एज्यूम किए। तो हमने चेक किया इसके अंदर Fe+3 के टोटल मिलीमोल 2x+3y है, और Fe+2 के जो है वो x मिलीमोल है। ठीक है, अब जो KI रिएक्ट करेगा वो किससे रिएक्ट करेगा, वो तो Fe3O4 से करेगा, सॉरी Fe+3 से करेगा। तो Fe+3 के मिली इक्विवेलेंट यहाँ जो है वो मिली इक्विवेलेंट ऑफ KI के बराबर है, KI वाले I2 के बराबर है, और I2 वाले हाइपो के बराबर है। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि ये सारा 100 ml में किया था और 100 ml निकाल के फिर हाइपो से रिएक्ट कराया था, तो हमें ये कन्वर्ट करना पड़ेगा वॉल्यूम के करेस्पॉन्डिंग। और दूसरा डेटा जितना भी Fe+2 है उसको KMnO4 के साथ टाइट्रेट करा दिया। तो अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। प्रैक्टिस जरूर रखें इस क्वेश्चन की इस तरह के, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन बना के इसी को 2 पार्ट में ब्रेक करके भी पूछा जा सकता है ऐसा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है अपना, JEE 2000 में आया था क्वेश्चन, और JEE 2000 में ये क्वेश्चन है कि फॉलोइंग स्पीसीज दिए हैं इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट +6। वो हमें चेक करना है कि भाई +6 किसका है, तो सब में ही चेक कर लेते हैं, +6 वाला दिख जाएगा। तो भाई MnO4 माइनस में Mn कितना है, +7। CrCN6 में Cr कितना दिख रहा है, ऑब्जर्वेशन से ही निकाल लोगे भाई, +3, क्योंकि Cn पे टोटल -1 चार्ज है, 6 Cn है -6, उधर ले जाओगे +6 तो नेट बचेगा +3। NiF6 में कितना है, Ni +4, और CrO2Cl2 में Cr कितना है, +6। तो +6 वाला पूछा था, तो करेक्ट ऑप्शन है अपना डी। क्लियर। तो बच्चों रेडॉक्स वाला अगर पार्ट देखें तो काफी कॉन्सेप्चुअल भी है और कैलकुलेटिव भी है। तो इसमें आपको एक तो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन अच्छे से पता होना चाहिए, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कैसे अप्लाई करते हैं उस चीज की प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। और मतलब कई बार क्या होता है कि कुछ रिएक्शन थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव आ जाती हैं जो हम लोग आईओसी में पढ़ते रहते हैं, बाकी तो रेडॉक्स में सिखाई दी जाती। इनकेस ऐसा कुछ आता है तो याद होना चाहिए, तभी हम मतलब उस चीज को पिक कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम ये नहीं पता लगा पाए कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है तो हम इक्विवेलेंट ही नहीं कैलकुलेट कर सकते और फिर आगे की जानकारी हमें नहीं मिल सकती। तो इसका ध्यान रखो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में, ठीक है ना, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। थैंक यू बच्चों।